यूपी की हकीकत। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। विपक्षी पार्टियां विकास के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाने लगी है, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। और कितना विकास हुआ है, कानून व्यवस्था कैसी है, इन मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ बसपा के नेता और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त यूपी की क्या स्थिति है, यूपी के क्या हालत है और कानून व्यवस्था का क्या हाल है, कितना विकास हुआ है यूपी के अंदर। उससे पहले आपको बता दें कि यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है। 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इसी को लेकर सभी तैयारियों ने अपनी तरफ से अब सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू की है। विपक्षी पार्टी विकास के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही है, क्योंकि इस बार विपक्षी पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्हें सरकार से जवाब मांगना है और देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर जवाब देंगे। और एक बार हम अपने सीधे मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से सांसद बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में। शुक्रिया जी सर। अफजाल जी, 2022 में विधानसभा चुनाव, क्या हकीकत है यूपी की, क्या कानून व्यवस्था है, क्योंकि जो इस वक्त हालात दिख रहे हैं यूपी में वो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और सबके सामने है। क्या हालात है इस वक्त यूपी के सर? कानून व्यवस्था ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपने पहली बात हमसे पूछ लिया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जहां कोई प्रेस का आदमी अगर शराब माफिया, खनन माफिया, अगर उनके काले करतूतों पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहा है तो उसको दुनिया से विदा कर दिया जा रहा। तमाम घटनाएं हर तरह की, बलात्कार की, छिनैती की, डकैती की, हत्याओं की, आए दिन। अब तो हद हो गई है कि जुडिशियल कस्टडी में जो लोग जेलों में बंद हैं, जेलों में भी गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो विज्ञप्ति दी जा रही है आपको, उसमें कहा जा रहा है कि जेल में गैंगवार हो गई। आज तक तो सुना यही गया कि कहीं रेलवे के ठेके पर, पीडब्ल्यूडी के ठेके पर, या कहीं कोई ऐसा डिस्प्यूट है जहां मुठभेड़ हो गई, लेकिन जेल के अंदर गोलियां चल रही हैं दनादन। अब कौन पूछे हथियार कैसे गया? क्या जेलर और डिप्टी जेलर और 2-4 जेल के कर्मचारियों को सस्पेंड कर देने से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी? शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जुडिशियली सिस्टम में जब किसी आरोपी को न्यायालय अपनी अभिरक्षा में लेकर के कारागार में भेजता है कि सरकार इसकी सुरक्षा करे और वहां सुरक्षित रखे, जब ट्रायल हो तो इसे हमारे सामने पेश करे। एक नहीं, कई घटनाएं, बार बार उन घटनाओं को क्या दोहराया जाए। अभी हाल फिलहाल चित्रकूट में जो घटना हुई, अभी हमारे यहाँ जौनपुर में जेल के अंदर जबरदस्त मुजाहमत, बागपत के जेल में जो घटना घटी जी, बांदा के जेल से बंदी फरार होने का जो समाचार प्रकाश में आया, अब कानून व्यवस्था की इससे बड़ी दुर्गत क्या हो सकती है? इस समय हाँ, एक चीज हो रही है कि सड़क पर अगर कोई 2 चक्का 4 चक्का वाहन से कोई आदमी अपने जरूरत से, अपने काम से जा रहा है, तो जगह जगह कोरोना नियमों का पालन कराने के नाम पर उनकी गाड़ियां रोकी जाती हैं
उनसे अवैध धन वसूली की जाती है और उन बेचारों के साथ अपमानजनक व्यवहार भी हर जनपद के हर थाना क्षेत्र में रोज की ये दुर्दशा मची हुई। अब इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहां है। पक्षपात, महापक्षपात, कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। कानून का मतलब कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप बढ़ा गया तो उस आरोप का इन्वेस्टिगेशन हो और उस आरोप के समर्थन में अगर साक्ष्य हो तो चार्जशीट आए, न्यायालय में उस चार्जशीट का संज्ञान लिया जाए और ट्रायल हो। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस सरकार का मुखिया अपने विरुद्ध खुद मुकदमे का ट्रायल नहीं होने देना चाहता कोर्ट में, अपनी पार्टी के नेताओं का और अपने संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों के मुकदमे स्वयं वापस ले लेता है कि किसी जज को, किसी न्यायालय को इन आरोपों में जिनमें चार्जशीट आ चुकी है इसका परीक्षण नहीं करना है, इसका परीक्षण हम खुद कर लिए और सबको बेदाग और सबका मुकदमा समाप्त कर दिए। जिस प्रदेश की यह दुर्दशा हो उस प्रदेश में अभी कानून व्यवस्था पूछने की चीज होगी। आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं क्या है, लूट मची हुई है। अभी अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रस्ट के गठन करने के लिए भारत सरकार के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी और भारत सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया। अब 3 दिन से ये खबर पूरे देश में सबको अचंभित कर रही है कि कोई जमीन है जो जमीन पहले 2 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री होती है और फिर उसी तिथि में वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री होती है और तर्क दिया जाता है पहले वाली रजिस्ट्री उस व्यक्ति की है जिसने कई साल पहले उस जमीन को तय कर रखा था 2 करोड़ में, इसलिए अब जब उसको 18.5 करोड़ का सौदा तय कर लिया तो 2 करोड़ वाली जमीन को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा के और 18.5 करोड़। अरे जनता ने किस आस्था से भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए ये चंदा दिया और जिस तरह से चंदों की वसूली हुई सवाल के घेरे में था उन दिनों भी जब राम मंदिर के निर्माण पर गांव-गांव में ईंटें इकट्ठा की गई, गांव-गांव से चंदे वसूले गए। उन चंदों का हिसाब भी आज तक कभी भारत की जनता के सामने नहीं आया और आज यह जो घटना घटी है इसने सबको आहत किया है और कहीं ना कहीं उन भगवान राम की में आस्था रखने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इससे कष्ट पहुंचा है। बिल्कुल सर। अब यूपी के अंदर सर, जी बोलिए सर, कुछ कह रहे थे आप? हाँ नहीं, आप कुछ पूछ रही थी तो मैंने कानून व्यवस्था पे तो अपनी बात रख दी। सर यूपी के अंदर योगी राज यानी गुंडाराज का खात्मा, जिस योगी राज में तुरंत कार्रवाई होती है आर्म्स एक्ट के तहत और एनएसए लगा दिया जाता है, लेकिन आज जो यूपी के अंदर कानून व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा बदतर है, तो इसके पीछे क्या वजह है? आप इसे कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से इसके पीछे कौन, क्या और किस वजह से ऐसी हालात हैं? सत्ता का दुरुपयोग करते हुए और अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा और उनके साथ तमाम तरह की मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित घटनाएं घटित हो रही। आए दिन का ये वातावरण पूरे प्रदेश का एक भयावह स्थिति। अब आगे चुनाव होना है, इस समय भी पंचायतों के चुनाव का जो क्रम चल रहा था, गांव सभा का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और गांव के प्रधान के सदस्यों का चुनाव हो गया। 2 चुनाव रुके रह गए थे, जिला पंचायत के सदस्य चुन लिए गए थे, लेकिन उनके जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव अधिसूचना जारी हो गई। आज की तिथि 15 और 3 जुलाई के बीच में चुनाव संपन्न होना है। अभी इसके बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। इस दौरान फिर चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो एक जो थोड़ा बहुत कोरोना के नाम पर जो जनता को
एक तरह से डरा करके कहीं निकलना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, थोड़ा सा मुक्ति मिली थी। लेकिन अब शनिवार और रविवार का कर्फ्यू भी जारी रहेगा, रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा, चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो गई। अब इस पूरे पीरियड में चुनाव संपन्न कराया जाना जरूरी है, लेकिन चुनाव संपन्न कराने के नाम पर सत्ताधारी दल के लोग विपक्षी राजनीतिक दलों के विरुद्ध जो सत्ता की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, तमाम घटनाएं घटती जा रही हैं। जबरदस्ती और धन उगाही के माध्यम से डरा के, धमका के, प्रलोभन दे करके खुलेआम मंडी लगी हुई है सदस्यों को पक्ष में करने की। सबसे ज्यादा सत्ताधारी दल के लोग इसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस काम को करने में अधिकारियों का भी पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। बड़े ही भयावह स्थिति से, अफसोसनाक स्थिति से हमारा लोकतंत्र इस दौर में जो कुछ हो रहा है उसको देख रहा है। लोग बस ये संकल्प लेकर के अपने क्रोध को दबा के बैठे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पर उन्हें अवसर मिलेगा कि इस सरकार के काम काज की काफी जांचें, और तब इस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, कितना जनहित में काम किया है, कितना विकास किया है, कितना न्याय किया है, इस सारा नंबर इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की आम जनता उस आम चुनाव के अवसर पर अपना रुख स्पष्ट कर देगी। जी बिल्कुल सर, देश में पहले स्थान पर यूपी क्राइम में सबसे आगे है। 5 ऐसे राज्य जिसमें पहला स्थान क्राइम के मामले में यूपी का ही आता है, और ये आज से नहीं, जब सपा की सरकार थी तब भी यही हालात थे, बसपा आई तब भी कुछ ऐसा ही था, और अब योगी सरकार राज है तब भी कुछ ऐसा ही है। तो यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, हालात तो नहीं है। देखिए, कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आए दिन अधिकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते रहते हैं। तमाम घटनाएं हो रही हैं। अगर कोई अधिकारी कोई न्यायप्रिय सोच रखता है और किसी विषय पर उसने न्याय करने का साहस किया तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार हो जा रहा। प्रशासनिक अधिकारी अलग परेशान है, उनसे गलत काम कराया जा रहा। अपने विरोधियों के विरुद्ध झूठे मामले लगाइए, उन्हें सताइए, उन्हें परेशान करिए, उनके ऊपर गुंडा एक्ट चलाइए, उनको जिला बदर कीजिए। एक लिमिट होती है। कुछ हद तक लोग स्वीकार करते रहे, कुछ हद तक लोग दबाव झेलते रहे, लेकिन अब ये अधिकारी भी बहुत चतुर हैं। इनको आने वाले दिनों में जो परिवर्तन है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा। हमसे तो पहले वो उस परिवर्तन के उस रुख को भांपने में सफल हैं। हमारे मीडिया के भाई भी जो बिल्कुल सरकार के विरुद्ध कोई समाचार लिखने में घबराते थे, अब कुछ लोग आए हैं हिम्मत करके आगे और सवाल कर रहे हैं। सत्ता के लोगों से सवाल करना, सवाल पूछना लोकतंत्र में हर नागरिक का अधिकार है, और सत्ताधारी दल को उसका उत्तर देना पड़ेगा। ये हमारे देश के लोकतंत्र का तरीका रहा है। लेकिन आज यह विडंबना है कि अगर आप सवाल करेंगे तो इसका मतलब आप सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपको झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा, आपके साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ योगी राज में ही है सर। मैंने आपसे उस वक्त भी यही कहा था कि चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जिस वक्त सरकार है तो जो भी लोग हैं, चाहे वो खाकी हो चाहे वो खादी हो, संरक्षण प्राप्त तो होता है और सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोलता। योगी राज में भी यही है, जब बसपा की सरकार थी तब भी वही था और सपा के टाइम भी वही था। देखिए, सत्ता का जितने बड़े पैमाने पे दुरुपयोग इस दौर में हुआ है, मैं भी 40 साल से राजनीति में हूं। 7 बार निर्वाचित होकर के विधानसभा और लोकसभा में जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है।
मुझे जो जीवन का अनुभव मिला, इस दौरान हमने जो देखा, अब तक का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इस तरह से किसी ने नहीं किया। कानून का तो मजाक उड़ा दिया गया। अब जुडिशरी का भी सम्मान नहीं बचा है। अब प्रशासनिक अधिकारी जो अच्छे हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जा रहा। और जो लोग इनके हाँ में हाँ मिलाएं, जो लोग इनके इशारे पर इनके विरोधियों को सताएं, उनका प्रमोशन किया जा रहा। ये बहुत ही अफसोसनाक है किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और उत्तर प्रदेश में 4 साल में 4.5 साल होने को है। अब यहाँ की जनता त्राही बोलती है। आने वाले दिनों में देखिएगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उत्तर प्रदेश में इसका सफाया होने जा रहा है। समाज का हर वर्ग दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, गरीब मजदूर दुखी है, छात्र दुखी है, बेरोजगार वो जिनके पास छोटे मोटे अपने रोजगार थे या नौकरी पेशा लोग थे, वो दुखी है। महंगाई चरम पर है। 200 रुपए लीटर आज सरसों का तेल है। 100 से ज्यादा महंगा, 100 रुपए लीटर से ज्यादा महंगा आज पेट्रोल हो गया। डीजल भी शतक मारने वाला है। हर तरफ महंगाई की मार और कहीं कोई रोजी रोजगार का कोई इंतजाम नहीं। 5 किलो अनाज बांटने से इस देश की जनता जी सकेगी? दवाओं का प्रबंध नहीं। अभी जो भयावह दृश्य रहा है इस गाजीपुर जनपद में, दिखाया जाता था कि 5 आदमी 7 आदमी की कैजुअल्टी है। हकीकत ये होती थी कि कई 100 लोग प्रतिदिन घाटों पर जलाए जाते थे या जल प्रवाह कर दिया जाता था। कोई प्रबंध नहीं था लकड़ी तक का कि उनके शव जलाए जाए। चारों तरफ दुर्गंध फैल गई है। इस सरकार के नाकामी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। अफजाल सर, एक सवाल इसलिए आपसे और महत्वपूर्ण उठता है हमारा यहाँ पर क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां दिख रही है, सपा भी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बसपा पार्टी अपनी तरफ से चुप्पी क्यों साधे बैठी है, क्योंकि विपक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लेकिन फिर भी बसपा पार्टी की तरफ से ना कोई ऐसी तैयारियां दिख रही है और ना ही कुछ ऐसा कुछ खास जो देखने को मिले, जैसे हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से देख रहे हैं, सपा पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है। लेकिन बसपा चुप क्यों? देखिए, क्षमा चाहूंगा, इस विषय पर मैं कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं हूं। ये पॉलिसी मैटर है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस पर अपने विचार आप अगर उनसे संपर्क करें तो वहां वो समय समय पर अपनी विज्ञप्ति देती रहती है। जहां तक सवाल की रणनीति क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक इनके संगठन है और बूथ स्तर तक को एक संगठन को सक्रिय करने के लिए ऊपर से नीचे तक सब सक्रिय हो चुके। हम अपनी रणनीति का खुलासा मीडिया में नहीं करते। हमारे नेता ने अपना अलग तरीका बना रखा है, हमारी पार्टी का अलग सिस्टम है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अनेकों बार कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक मिशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस अधूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए अब इस विषय पर हम आपसे क्षमा चाहते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, समझ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सर बात कर लेते हैं। और कोरोना काल में सर जो हमने हालात देखे यूपी के, एक यूपी तब यूपी तब भी था जब पहला कोरोना का स्ट्रेन आया था। उस वक्त यूपी में मामले 0 के बराबर थे। लेकिन जब दूसरा स्ट्रेन आया, चुनाव थे, त्रिस्तरीय चुनाव, उसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू भी नहीं लगा। हालात ये हुए कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आने में समय था, लेकिन उससे पहले ही कोरोना कर्फ्यू लग जाता है। लगातार जो काउंटिंग है, नंबरिंग ऑफ काउंटिंग के है, वो केस लगातार बढ़ते रहते हैं, संक्रमित संख्या बहुत ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर यूपी आ जाता है। लोगों के मन में गुस्सा है,
यूपी के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता था, कम किया जा सकता था, लेकिन सरकार की नाकामी की वजह से और कानून व्यवस्था को लेकर और कहीं ना कहीं लापरवाही थी, इसलिए ये हाल हुआ यूपी का। तो क्या इस बार के चुनाव में लोगों के बीच जब बीजेपी पार्टी जाती है तो उनको इस बात का जवाब देना होगा, या फिर लोगों में इसको लेकर क्या गुस्सा देखने को मिल सकता है इस बार के चुनाव के अंदर? देखिए, बहुत ही बुरा दौर था जो लगभग गुजर चला है। सब लोग संतोष की सांस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी डर बना हुआ है कि आगे आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। ये दूसरी लहर जो आई थी, इस लहर में तो बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे जनपद में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। सरकार के आंकड़े कुछ बोल रहे हैं, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब गांवों की ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति भले इस प्रकोप से बच गया हो, लेकिन कोई परिवार नहीं बचा है। हर परिवार में ये प्रकोप अपना रंग दिखा चुका है। नुकसान कितना हुआ, क्षति कितनी हुई, कितना लोग इस प्रकोप में मर गए, एक से एक हस्तियां मर गई, उसकी गणना नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे गोदी मीडिया के भाई जो हैं, उनके माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को लगातार गिनाती रही और वो अब भी गिना रही है। मैं समझता हूं कि जो एक गांव देहात में कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वही चरितार्थ होने जा रही है। इनकी बुद्धि मारी गई है, इनको एहसास ही नहीं है कि कितना गुस्सा है जनता में, कितना गुस्सा है। हर क्षेत्र में ये विफल हो चुके हैं। कुछ अधिकारी हैं जो इनके टेबलों पर बैठ जाते हैं, वही अधिकारी व्यवस्था का संचालन करते हैं। इस देश में पहली बार एक नया फार्मूला आया कि आपदा को अवसर बनाओ। हमने तो अपने जीवन में ये देखा था कि हमेशा कोई मुसीबत के वक्त में एक दूसरे के बैरी भी एक दूसरे पर किसी तरह की चोट नहीं करते थे। यहां तक कि जब बाढ़ की विभीषिका में चारों तरफ सब कुछ बह जाता था, तब मैंने देखा है किसी चट्टान पर और किसी पेड़ पर सांप भी अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया और उस पर चूहा भी चढ़ गया, उस पर इंसान भी छुप के बैठा है, उस पर परिंदा भी आके बैठ गया, उस पर बिच्छू भी बैठा है, कोई किसी को नहीं डरता था। लेकिन ये पहली बार नया फार्मूला है कि आपदा को भी अवसर बनाओ, और आपदा को अवसर बनाने के लिए जबरदस्त ढंग से बेईमान अधिकारियों ने लूटा है उत्तर प्रदेश को। 10 रुपए की दवा 100 रुपए और कई 100 रुपए में बिकी है। लेकिन सर, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई भी हुई है ना सर? पे बेचे गए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे गए हैं, 800 मीटर बेचे गए हैं, 20 गुना 50 गुना। और ये इंसान के रूप में जो दरिंदे हैं, उन्होंने ये किया है और उसका खामियाजा उनको भुगतना है। लोग हॉस्पिटलों को पहले मानते थे कि ये भी एक मंदिर है, लोग डॉक्टर को पहले मानते थे कि ये भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन आज कई ऐसे हॉस्पिटल इस कोरोना महामारी के दौरान लोग कहते घूम रहे हैं कि भैया ये तो सलाटर हाउस से बदतर है, अगर इसमें कोई चला गया तो जिंदा भी बचा तो उसका गला काट दिया गया। इस भयावह स्थिति से हमारा प्रदेश जूझ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही कही है। लेकिन मान लीजिए इस टाइम पे योगी की सरकार है, अगर नहीं होती, कोई और पार्टी होती, सपा या बसपा, तब भी क्या आप यही बात बोलते? क्योंकि महामारी तो सर महामारी है, हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन आपदा में अवसर हुआ है और हर किसी ने किया है। सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की सरकार है यूपी में, लेकिन सर बंगाल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, पंजाब में नहीं है, वहां पे भी आपदा में अवसर ढूंढा लोगों ने। देखिए, ये आपदा है और आपदा की घड़ी में जो दुखी है उसके जख्मों पर मलहम लगना चाहिए, उसके आंसू पोंछे जाने चाहिए, उस पर लाठी नहीं बरसाई जा सकती। वो अशिक्षित है तो अपने नियम उनको समझाइए, सिखाइए, उसके ऊपर लाठी मत बरसाइए। हमने देखा है आंखों से कि जिस तरह से जब यहां कुछ मीडिया के साथियों ने गंगा के
तट पर बहती हुई उन लाशों को, उनके चित्र, उनकी फोटो खींच के दिखा दिया, तो नाव लेकर के फोर्स के लोग नदी में पहरा देने लगे। कैसा दौर आ गया कि अपने परिवार के सदस्य की लाश लोग दरिया के किनारे ले जाने से कांपने लगे। उनको जल प्रवाह करने की इजाजत नहीं थी। जल प्रवाह का एक सिस्टम हमारे यहां था कि अगर गरीब आदमी है तो वो मुखाग्नि दे करके और एक पत्थर की पटिया लाश के साथ रस्सी से बांध करके उसको छोटी नाव से गंगा की धार में बीच में ले जाके छोड़ देता था कि पत्थर के वजन से वो लाश नीचे बैठ जाएगी और वो जल प्रवाह माना जाता था। ऐसी दृश्य थोड़ी थी कि लोग डर के मारे फेंक करके जल्दी से अपने घर के अपनी लाश को और भाग जाए। लकड़ियां थी नहीं और सबके बस का नहीं। सरकार ने कहा कि हम खर्च देंगे। मैंने गाजीपुर में सवाल किया था जब पहली बार 10 मई को यह दृश्य दिखाया गया और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सरकारी जो सुविधाएं और सरकार की तरफ से दाह संस्कार के लिए सहायता है वो दी जा रही है। मैंने चुनौती देके कहा था कोई लिस्ट है तो प्रकाशित करा दो, मीडिया के भाइयों को बुला करके दे दो उनके नाम, उनके गांव के नाम। एक सिंगल आदमी का नाम नहीं दे सके। और आज भी मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर गरीबों के लाशों के दाह संस्कार के लिए इस प्रदेश की सरकार ने सहायता की राशि बांटी है तो जनपद स्तर पर सार्वजनिक करे उस परिवार के किस सदस्य को आपने सहायता राशि दी, लिस्ट सार्वजनिक करे। घोटाला है इसमें भी, बेईमानी है इसमें भी, धोखा है इसमें भी, और ये अजीब तरह का वातावरण बना दिया गया। छोड़िए उन बातों को, वो भगवान का प्रकोप था। कोई भी सरकार होती तो उसको झेलना पड़ता, लेकिन वो अपने नागरिकों पर इस आपदा की घड़ी में डंडा नहीं बरसाती। वो नागरिकों के ऊपर इस आपदा की घड़ी में जुल्म नहीं ढाती। वो दवाओं का प्रबंध करती और अपनी नाकामियों को स्वीकार करती। न दवा का प्रबंध है, न ऑक्सीजन का प्रबंध है, और ऊपर से डंडा बरसाया जा रहा। हॉस्पिटलों में अपनी लाश को ले जाने के लिए लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली है, जो एक गहरा घाव लोगों के दिलों पे लगा हुआ है। इसका अंदाजा आपको आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के अवसर पर उसका अंदाजा आपको लग जाएगा। बिल्कुल सर, आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी, बीएसपी पार्टी से सांसद है गाजीपुर से, जिनसे हमने बात की है कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि यूपी के अंदर अब 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। कानून व्यवस्था इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुर्गति में पहुंचता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम यूपी की कानून व्यवस्था देख रहे हैं वो बद से बदतर है। आज भी यूपी क्राइम के नाम पर पहले स्थान पर पूरे देश के अंदर बना हुआ है, और इन सब चीजों को लेकर हमने अफजाल अंसारी से बातचीत की। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।